हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप लोगों का कमेंट्स आ रहा था और आप लोग डिमांड कर रहे थे कि क्लास 8 का शुरू करने के लिए, तो आज फाइनली हम क्लास 8 का मैथमेटिक्स शुरू करने जा रहे हैं। और आज हम चतुर्भुजों को समझना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें चतुर्भुजों को समझने से पहले हम कुछ बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। जैसे कर्व। तो कर्व क्या होता है कि कर्व होता है जब हम पेन या पेंसिल या जिस चीज़ से भी लिखते हैं उसको बिना उठाए जो भी क्षेत्र बना सकते हैं उसको कर्व कहते हैं। जैसे ये एक कर्व हो गया, इसमें पेन हम उठा नहीं रहे हैं। ये भी कर्व हो गया, ये भी कर्व हो गया, ये भी कर्व हो गया, ये भी कर्व हो गया। ये सारे क्या हैं? कर्व हैं। ठीक है, ये इस तरह का भी कर्व हो गया, ये कर्व हो गया। ठीक है, तो इस कर्व में, कर्व को हिंदी में कहते हैं वक्र। क्या कहते हैं? वक्र। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं कर्व। ठीक है, तो कर्व में कुछ होता है सरल कर्व होता है। क्या होता है? सरल। और कुछ होता है जटिल। जटिल कर्व होता है। ठीक है, सरल कर्व क्या होता है? जिसमें से कोई कटकुट नहीं होता। जैसे ये वाला है, ये वाला है, ये वाला, इसमें कहीं कटकुट है। जैसे ये वाला है, ये सरल कर्व है। और जटिल कर्व क्या होता है? जटिल वक्र, जिसमें से कुछ कट हो जाता है। जैसे ये बनाए तो एक दूसरे को कहाँ पे काट दिया? यहाँ पे काट दिया। अब इसको बना रहे हैं तो ये भी एक दूसरे को यहाँ पे काट दे रहा है। ये जटिल कर्व हो गया। ठीक है, और इसमें देखते हैं कि ये कर्व किस तरह का है? खुला हुआ। खुला हुआ क्यों है? क्योंकि यहाँ से ये देख रहे हैं इतना गैप है। ठीक है, अब उसी तरह इसमें आते हैं तो ये क्या है? चारों तरफ से बंद है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? इसको बंद कर्व कहेंगे। इसको बोलेंगे बंद वक्र, इसको खुला वक्र। ठीक है, ये खुला वक्र हो गया, ये भी खुला हुआ वक्र हो गया, ये भी खुला वक्र हो गया, ये बंद वक्र हो गया। नहीं, ये बंद वक्र हो गया, ये भी बंद वक्र है। नहीं, इसमें जो है हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये बंद है या खुला है, क्योंकि यहाँ तक तो ये बंद है। ये जो है, ये क्षेत्र जो है ये बंद है, मगर ये क्षेत्र जो है ये वाला, ये खुला हुआ है। इसमें दोनों मिक्स है, इसलिए इसको हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि ये बंद है या खुला है। तो ये सब क्या है? ये सरल वक्र नहीं है। ये क्या है? सरल वक्र नहीं है। ठीक है, सरल वक्र नहीं है। तो अब आते हैं बहुभुज में। बहुभुज। तो बहुभुज क्या होता है? तो बहुभुज होता है केवल रेखाखंडों से बनकर मिला हुआ सरल बंद वक्र। मतलब रेखा कैसे होता है? रेखा ऐसे होता है तो इसका खंड क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि काट लेते हैं, ये वाला ए बी। ठीक है, तो इसी तरह से और भी काट सकते हैं। तो इस तरह से रेखाखंडों से बना इस तरह का वक्र हो सकता है। हाँ, तो ये क्या है? सरल बंद वक्र है। ये क्या है? रेखा खंडों से बना सरल बंद वक्र को बहुभुज कहते हैं। बहुभुज
कहते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे त्रिभुज है, ये भी क्या बहुभुज है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो रेखाखंडों से रेखाखंड, जैसे ए बी सी ले लेते हैं, तो इसमें रेखाखंड कौन कौन है? ए बी है, ए बी रेखाखंड है, बी सी रेखाखंड है और ए सी रेखाखंड है। रेखाखंड को इस तरह से ऊपर में एक बार से चिन्हित करते हैं। ठीक है, तो और ये क्या है? बंद टाइप का वक्र है। ये कैसा? बंद टाइप का वक्र है। और क्या है? ये सरल वक्र है, इसलिए क्या हो जाएगा? बहुभुज हो जाएगा। ठीक है, एक चतुर्भुज भी ले लेते हैं। ये चतुर्भुज यदि ले लेते हैं तो इसमें भी देखो रेखाखंड ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये भी रेखाखंड है। रेखाखंडों से बना क्या है? ये बंद वक्र है, सरल बंद वक्र, इसलिए इसको भी हम क्या बोलेंगे? बहुभुज बोलेंगे। इसको भी बोलेंगे बहुभुज। ठीक है, अब जैसे ले लेते हैं सर्किल, तो सर्किल ये क्या है? वृत्त। वृत्त में क्या है कि ये गोल है, हाँ, और इसमें क्या है? देखते हैं कि इसमें रेखाखंड है, इसमें रेखाखंड नहीं है। कैसे नहीं है? रेखाखंड कैसा होता है? सीधा होता है, सीधा, इस तरह से सीधा होता है, जबकि इसमें पूरा जो है ये गोल है, इसलिए इसमें ये कैसा है? ये सरल बंद वक्र है, लेकिन रेखाखंड से मिलकर नहीं बना है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? बहुभुज नहीं है। ये क्या है? बहुभुज नहीं है। ठीक है, ये बहुभुज नहीं है, ये बहुभुज है, ये बहुभुज है, ये भी बहुभुज है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे जो भी हैं ऐसे, ये समलंब है, ये भी बहुभुज है। क्यों? क्योंकि इसका भी रेखाखंड है ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। ठीक है, ये बंद है, बंद आकृति है, और बंद आकृति में ये क्या है? सरल आकृति है, इसलिए क्या है? बहुभुज है। ठीक है, अब आते हैं विकर्ण में। विकर्ण, तो विकर्ण क्या होता है कि कोई भी आकृति है, जैसे एक चतुर्भुज ले लेते हैं, ये चतुर्भुज ले लेते हैं, हाँ, ए बी सी डी, तो कोई भी बहुभुज जिसके दो शीर्ष को मिलाने वाले रेखाखंड, जैसे ए सी क्या है? ए और सी दोनों क्या है? इस चतुर्भुज का शीर्ष है। वैसे ही बी और डी भी क्या है? शीर्ष है। तो इन दोनों को शीर्षों को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है उसे क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। लेकिन इसका एक कंडीशन है, ये जो है अगल बगल वाला शीर्ष नहीं होना चाहिए। जैसे अगल बगल कहने का मतलब है ए और बी, ये क्या है? एक दूसरे में अगल बगल है। ठीक है, और ए और सी देखते हैं क्या? ये एक दूसरे का अगल बगल नहीं है, और अगल बगल को क्या बोलते हैं? एडजेसेंट इंग्लिश में। ठीक है, तो जो अगल बगल नहीं होगा, दूर वाला शीर्ष होगा, इसको मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसको क्या बोलेंगे? विकर्ण बोलेंगे। जैसे ए और सी, उसी तरह बी और डी क्या है? एक दूसरे से दूर है, एक दूसरे के अगल बगल में है क्या? नहीं है, इसलिए ये दोनों भी क्या होगा? इस दोनों को मिलाने वाली जो रेखाखंड है इसको भी क्या बोलेंगे? विकर्ण बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं त्रिभुज में। त्रिभुज में क्या देखते हैं कि तीन भुजा है, और ये तीनों भुजा में कोई भी जो है एक दूसरे तीनों जो शीर्ष है ए बी सी, ये तीनों एक दूसरे के अगल बगल में है। जैसे बी और सी एक दूसरे के अगल बगल में है, ए और सी दोनों के एक दूसरे के बगल में है, और ए और बी भी एक दूसरे के अगल बगल में है, इसलिए ये क्या होगा? इसमें एक भी विकर्ण नहीं होगा, है ना। अब जैसे पंचभुज ले लेते हैं या षटभुज ले लेते हैं, कोई भी कुछ भी ले लेता है, ये षटभुज ले लेते हैं। इसमें क्या है? देखते हैं कि क्या भुजा है? ए बी सी डी ई एफ, 6 भुजा है। 6 भुजा है, तो जो अगल बगल वाला नहीं है, जैसे बी और एफ, ये क्या हो गया? विकर्ण हो गया। उसी तरह सी और एफ, ये भी एक दूसरे के अगल बगल में नहीं है, तो ये भी विकर्ण हो जाएगा। उसी तरह बी और ई अगल बगल में नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा। बी और ई भी विकर्ण हो जाएगा। और क्या? सी और ई भी देखते हैं अगल बगल नहीं है, तो ये दोनों शीर्ष को मिलाने वाली रेखाखंड क्या होगा? विकर्ण हो जाएगा, है ना।
ठीक है, तो विकर्ण हो गया। और विकर्णों को निकालने का जो एक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, विकर्णों की संख्या बराबर होता है n इंटू n माइनस 3/2, जहाँ n बराबर भुजाओं की संख्या, बहुभुज के भुजाओं की संख्या। ठीक है, अब जैसे चतुर्भुज में आते हैं, चतुर्भुज में कितना सारा भुजा है, 1 2 3 4 भुजा है। तो फॉर्मूला में लगाते हैं, विकर्णों की संख्या क्या होगा, n की जगह 4 और 4 माइनस 3/2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुना 1/2, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 बराबर कितना आ गया, 2। इसलिए चतुर्भुज में कितने सारे विकर्ण होते हैं, 2 होते हैं। उसी तरह आते हैं, यदि त्रिभुज में हम आते हैं तो n इंटू n का संख्या कितना, 1 2 3, 3 भुजा है, मतलब n बराबर यहाँ कितना 3 है। तो फॉर्मूला में आते हैं 3 गुना 3 माइनस 3/2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुना 0/2 बराबर 0/2 बराबर 0। इसलिए इसमें विकर्णों की संख्या 0 होती है। अब आते हैं इसमें षटभुज में, तो n बराबर कितना है, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 भुजा है, n बराबर 6 है। इसलिए फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है, n इंटू n माइनस 3/2 होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में लगाते हैं 6 गुना 6 माइनस 3/2 बराबर कितना हो गया, 6 गुना 6 माइनस 3, 3/2, 2 से कटा दो, 2 तिया 6 और 3 तिया 9, 9 गो। तो विकर्णों की संख्या हो गया। अब आते हैं उत्तल और अवतल बहुभुज में। उससे पहले और एक चीज़ देख लेते हैं, अभ्यंतर और बहिर्भाग। अब कोई भी फिगर है, ये मान लेते हैं कोई भी एक फिगर है, इसका ये वाला जो घिरा हुआ भाग है ये क्या कहलाता है, अंतर्भाग, अंतर्भाग। और ये बाहर वाला क्या कहलाता है, बहिर्भाग। ठीक है, बहिर्भाग, ये अंतर्भाग हो गया, यह अभ्यंतर, और ये हो गया बहिर्भाग, मतलब बाहर वाला भाग। ये बाहर वाला भाग हो गया, ये अंदर वाला भाग हो गया। ठीक है, अब उत्तल और अवतल बहुभुज में आते हैं, क्या होता है, उत्तल और अवतल बहुभुज। ये क्या होता है कि जैसे एक त्रिभुज ले लेते हैं, तो त्रिभुज में क्या होता है कि सारा जो कोण है वो अंदर की तरफ होता है, नहीं, और तो सबसे पहले देखते हैं उत्तल बहुभुज क्या है। तो उत्तल बहुभुज में क्या होता है कि जितना भी विकर्ण होता है वो बहुभुज के अंदर होता है। जैसे एक चतुर्भुज ले लेते हैं, तो चतुर्भुज में जितना भी विकर्ण है वो क्या है, चतुर्भुज के अंदर ही है, बाहर नहीं है, नहीं। अब जैसे पंचभुज ही ले लेते हैं, ये पंचभुज यदि ले लेते हैं तो इसका भी विकर्ण एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये क्या है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा विकर्ण। तो सारा विकर्ण क्या है, पंचभुज के अंदर ही है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, उत्तल बहुभुज हो जाएगा। तो उत्तल बहुभुज क्या है, जिसके सारे विकर्ण, जिस बहुभुज में सारे विकर्ण बहुभुज के अंदर होता है उसको क्या कहते हैं, उत्तल बहुभुज कहते हैं। और वैसे बहुभुज जिसके विकर्ण कम से कम एक विकर्ण बहुभुज के बाहर होती है उसे क्या कहते हैं, अवतल बहुभुज कहते हैं। जैसे
ये फिगर ले लेते हैं ABCD। इसमें क्या देखते हैं कि एक विकर्ण हम यहाँ से खींच सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये वाला विकर्ण क्या हो गया, इस बहुभुज का अंदर भाग क्या है, ये वाला है। तो ये अंदर वाले भाग में नहीं है, ये बाहर वाले भाग में, इसलिए ये इस तरह के बहुभुज क्या हो जाएंगे, अवतल बहुभुज। इसको क्या बोलेंगे, अवतल बहुभुज। ठीक है। इसमें कम से कम एक एंगल जो है वो क्या होता है, इस तरह के बहुभुज में क्या होता है, एक एंगल जो है, कम से कम एक एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। अवतल बहुभुज में कम से कम एक एंगल क्या होता है, 180 डिग्री से ज़्यादा। कैसे, जैसे ये वाला एंगल लेंगे, ये वाला, तो ये क्या हो गया, 180 डिग्री से ज़्यादा। कैसे, यदि इसको हम पूरा खींचेंगे तो ये सरल रेखा हो गया। तो सरल रेखा में बना कोण कितना होता है, 180 डिग्री का। तो ये वाला 180 डिग्री हो गया, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री हुआ। ये छोटा बन गया, नहीं बड़ा बना लेते हैं, तो फिगर थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ये। ठीक है। तो ये वाला जो एंगल लेते हैं ये कितना हो गया, 180 डिग्री से ज़्यादा। क्यों, क्योंकि यदि इसको हम आगे बढ़ाते हैं इस तरह से, तो ये कितना डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। नहीं, 180 डिग्री कहाँ तक हुआ, यहाँ से यहाँ तक हुआ। बट यहाँ हम देखते हैं कि ये वाला एंगल जो है एक्स्ट्रा आ जा रहा है, मतलब 180 डिग्री ज़्यादा हो जा रहा है। इसीलिए क्या होता है कि अवतल में कम से कम एक एंगल जो है वो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। ठीक है। लेकिन उत्तल बहुभुज में क्या होता है कि हर एक कोण जो है 180 डिग्री से कम होता है। हर एक अंतःकोण क्या होता है, 180 डिग्री से कम होता है। ठीक है। उसको उत्तल बहुभुज कहते हैं। अब जो है हम देखेंगे कि बहुभुज के कोण कैसे निकाले जाते हैं, मतलब एंगल का, कोण का मान जो है वो कैसे निकाला जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम ये जान के रखते हैं कि एक सरल रेखा जो है, सरल रेखा मतलब सीधी रेखा, तो सरल, ये सरल रेखा है, और सरल रेखा पर जो बना कोण होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है। तो अब जो है हम किसी भी बहुभुज का निकालते हैं कि उसमें कितना कितना कोण होता है, मतलब टोटल एंगल का योग कितना होता है। और क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ABC मतलब कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C का मान कितना होता है, 180 डिग्री। अब इसी से हम निकालेंगे कि चतुर्भुज, क्योंकि हम चतुर्भुज पढ़ रहे हैं तो चतुर्भुज के बारे में हमको जानना है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा। तो क्या करेंगे, एक चतुर्भुज लेते हैं A B C और D। ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसके विकर्ण खींचते हैं, मतलब इसको दो त्रिभुज में बांट देते हैं, दो गो त्रिभुज में। तो यदि A और C को मिला देते हैं या B और D को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, दो त्रिभुज। एक कौन सा हो गया, ये वाला, और एक ये वाला, दो त्रिभुज बन गया। अब इसमें एक ये कोण हो गया, ये कोण, फिर इसमें एक ये वाला, एक ये वाला और ये वाला कोण हो गया। ठीक है। तो एक त्रिभुज में कितना होता है, 180 डिग्री का कोण, और फिर इसमें भी कितना होगा, 180 डिग्री का कोण, और दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 360 डिग्री का कोण हो जाएगा। ठीक है। इसलिए चतुर्भुज में कितना होता है, 360 डिग्री का कोण। उसी तरह पंचभुज में, पंचभुज है, इसको भी क्या करेंगे, त्रिभुज में बांट देंगे। ये एक त्रिभुज हो गया। अब इसको यदि हम मिला देते हैं, यहाँ से नाम लिख देते हैं A B C D E। ठीक है। तो कितना त्रिभुज हो गया, 1 2 3, और एक त्रिभुज में कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री यहाँ हो गया, 180 डिग्री ये वाला हो गया, और 180 डिग्री ये वाला हो गया। अब तीनों को यदि हम मिला देते हैं तो 540 डिग्री हो गया। इसलिए
पंचभुज में जो टोटल कोणों का योग होता है वो कितना होता है 540 डिग्री। ठीक है। अब आते हैं किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोण क्या होता है जो बाहर में बनता है। जैसे एक त्रिभुज ले लेते हैं, ये त्रिभुज ए बी सी, ये 1, ये 2 और ये 3, कोण 3 तो हो गया। ठीक है। अब इसका क्या बाह्य कोण, बाह्य कोण कौन सा हो जाएगा, ये वाला कोण बाह्य कोण हो गया। ठीक है। फिर अब इसको यदि हम बढ़ा देते हैं इस तरह से आगे तो एक ये बाहर वाला कोण हो गया, और इसको यदि हम बढ़ा देते हैं तो एक ये बाहर वाला कोण हो गया। ठीक है। नाम लिख देते हैं 4 5 6। ठीक। तो अब हमको देखना है कि बाहर वाले बाह्य कोणों का योग कितना होता है, मतलब कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6, इस तीनों का योग जो है कितना डिग्री के बराबर होगा, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है। तो हम जानते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, कोण 1 कोण 2 कोण 3, ये क्या त्रिभुज के अंदर है, और इन तीनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि कोण 2 और 4 ये टोटल यदि मिला देते हैं तो एक सरल रेखा मिलता है जो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। उसी तरह कोण 3 और कोण 6 को मिलाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सरल रेखा हो जाएगा जो कितना डिग्री के बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर। तो कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। उसी तरह ये भी आगे बढ़ा दिया गया है इस तरह से, कोण 5 और कोण 1 को मिलाएंगे तो ये भी सरल रेखा होगा जो 180 डिग्री होगा। तो कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब यदि तीनों को हम जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाएगा, कोण 2 प्लस कोण 4 प्लस कोण 3 प्लस कोण 3 के साथ कोण 6 है, कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर कितना 180 180 180 प्लस 180। ठीक है। अब इसको एक जगह रखते हैं 1 2 3 को, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 और कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6, इसको एक जगह रखते हैं बराबर कितना हो जाएगा 18 × 54 तो 540 डिग्री हो गया। ठीक है। और कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 का मान कितना है, यहाँ से 180 डिग्री है तो 180 डिग्री रखते हैं, प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 540 डिग्री। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 180 डिग्री को इधर ले जाएंगे तो कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर कितना हो जाएगा 540 डिग्री माइनस 180 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। किसका वैल्यू हो गया, कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6, इसका वैल्यू कितना हो गया 360 डिग्री। और कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 क्या है, ये किसी भी बहुभुज का, यहाँ क्या लिए हैं बहुभुज त्रिभुज लिए हैं, यहाँ त्रिभुज के बाहर वाले कोण का योग हो गया, कोण 4 कोण 5 और कोण 6, ये क्या बाहर बाह्य कोण है तो बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। ये किसी भी बहुभुज में होगा, चाहे त्रिभुज लें चाहे चतुर्भुज लें चाहे पंचभुज लें चाहे कुछ भी लें, उसका जो है टोटल मान कितना होगा 360 डिग्री, उससे न कम न उससे ज़्यादा। तो बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है।
ये जो है किसी भी बहुभुज में एप्लीकेबल होगा, किसी भी बहुभुज, कोई भी बहुभुज ले लेते हैं, या त्रिभुज है या चतुर्भुज है या पंचभुज है या षटभुज है, कोई भी बहुभुज, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब उदाहरण 1 में आते हैं। उदाहरण 1 में क्या दिया है, x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। उदाहरण 1 में क्या दिया है, उदाहरण 1, एक त्रिभुज दिया है। त्रिभुज के बाहर वाले कोण का मान दिया 120 डिग्री, 100 डिग्री और x, ठीक है। ये बढ़ा दिया इधर, ये बढ़ा दिया इधर, और इसको बढ़ा दिया इधर, ठीक है। तो ये दे दिया 120 डिग्री, ये दे दिया है 100 डिग्री, और ये दे दिया x, ठीक है। तो बोलता है कि x का मान ज्ञात करना है। ये जो x है इसका वैल्यू निकालना है कि क्या होगा। तो इस त्रिभुज में हम क्या देखते हैं, या इस बहुभुज में हम क्या देखते हैं कि इसके बाह्य कोण जो है 1 2 3 बाह्य कोण है, मतलब ये क्या 3 जब बाह्य कोण है मतलब ये त्रिभुज है। तो हम जानते हैं बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होगा, 120 प्लस 100 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 220 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 360 माइनस 220 बराबर कितना हो जाएगा 041। तो x बराबर कितना आ गया 140 डिग्री, ठीक है। ये उदाहरण 1 का था। ये क्या था, उदाहरण 1 का, उदाहरण 1। अब क्या दिया है, एक पंचभुज दिया है, इसको मिटा लेते हैं। क्या दिया है, एक पंचभुज। ये मान लेते हैं एक पंचभुज है, और इसका बाह्य कोण निकाल देते हैं। ये बना दिए, ठीक है। और बाह्य कोण में क्या क्या दिया है, 85 75 x, 85 75 x, फिर 75 और 80, 75 और कितना दे दिया है 80 डिग्री, ठीक है। तो इसमें बोलता है x का मान ज्ञात करना है। ये भी उसी तरह से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चूंकि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग
360 डिग्री होता है। इसलिए कहाँ से, यहीं से ले लेते हैं, 85 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस x प्लस फिर 75 डिग्री है प्लस 80 डिग्री, ये सब का जोड़ कितना होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, सबको जोड़ते हैं। 5 5 10 5 15 हो गया, हाथ में 1, 8 1 9 7 16 16 7 23 23 और 8 31, 315 डिग्री प्लस क्या हो गया x बराबर कितना, 360 डिग्री। ठीक है, और x बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 315 डिग्री, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। यही हो गया। उदाहरण 3 में, ये उदाहरण क्या था, 2 था, ये उदाहरण 2 था, उदाहरण 2 था ये। ठीक है, अब उदाहरण 3 में आते हैं। उदाहरण 3 में क्या दिया है, x का मान ज्ञात करना है। उदाहरण 3 क्या दिया है, एक चतुर्भुज दिया है, ठीक है, A B C D। फिगर जैसा दिया हुआ वैसा ही बना लेते हैं। ये इस तरह से निकल गया। ठीक है, ये इस तरह से। और वैल्यू क्या दिया है, ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, ए दिया है x, ए क्या दे दिया, x दे दिया, बी क्या दे दिया 75 डिग्री, ये 75 डिग्री है, और ये वाला क्या है z है, और क्या c 85 डिग्री दे दिया, c जो है 85 डिग्री दे दिया, ये 85, और ये जो है 110 डिग्री दे दिया। ठीक है, तो निकालने क्या बोल रहा है इसमें, x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या निकालना है, x का मान निकालना है, x बराबर वाट। ठीक है, इसमें एक चीज़ गलत दिया है, ये जो है x यहाँ पे होगा। ठीक है, x जो है यहाँ पे होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि x भी बाहर है, 110 भी बाहर है, 85 भी बाहर है, लेकिन 75 क्या है, अंदर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको 75 यहाँ ये बाहर वाला एंगल हमको निकालना है, ये वाला, और ये वाला क्या हमको दे रखा है z। ठीक है, तो यदि हम देखते हैं कि इसको यदि ये पूरा एंगल लेते हैं तो पूरा एंगल कितना होता है 180 डिग्री का, और 180 डिग्री में किसका किसका जोड़ आ जाता है, ई 75 और ई जेड का। ठीक है, तो 75 डिग्री प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से जेड बराबर क्या कर सकते हैं, 180 माइनस 75 बराबर कितना हो जाएगा 105 डिग्री। मतलब ये वाला कितना आ गया, ये वाला आ गया
105 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं ये भी बाहर है, ये भी बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर। अब क्या करेंगे, बहुभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा है, x है प्लस 105 डिग्री है, प्लस कितना है 85 डिग्री है, प्लस कितना है 110 डिग्री, बराबर कितना 360 डिग्री। ठीक, सबको जोड़ते हैं, 5 5 10 के 0, 1 1 2 2 8 10, 10 के 0 हाथ में 1 2 2 और 1 3, x प्लस बराबर कितना हो गया 360 डिग्री। और यहाँ से x बराबर क्या कर सकते हैं, 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री, और x बराबर क्या आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। ये वैल्यू निकालने बोला था। ठीक है, तो चतुर्भुज का जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो पढ़ा दिए आज। उसमें क्या क्या पढ़ा है, उसमें कर्व पढ़ा दिए, कर्व जो कि वक्र होता है, कौन कौन सा होता है, सरल वक्र होता है, जटिल वक्र होता है, खुला वक्र होता है, नहीं खुला में तुम सरल वक्र भी हो जाता है और बंद वक्र भी हो जाता है। खुला कौन सा होता है, जो कि किसी भी एक तरफ से खुला हुआ रहता है, जैसे इस तरह का, ये क्या है खुला वक्र है। बंद वक्र इस तरह का बंद वक्र हो गया, नहीं, और ये क्या है, ये बंद सरल वक्र है, ये खुला सरल, ये क्या है खुला सरल वक्र है। और यदि इस तरह से कोई ले लेते हैं वक्र, तो ये क्या है, ये बंद है, इधर भी बंद है इधर भी बंद है, लेकिन बीच में कट जाता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, जटिल वक्र बोलेंगे, इसको बोलेंगे जटिल वक्र। ठीक है, ये सरल वक्र नहीं है, ये सरल वक्र नहीं है, बंद वक्र है लेकिन सरल वक्र नहीं है। ठीक है, उसी तरह यदि रेखा ले लेते हैं तो ये क्या है, ये सरल वक्र है और खुला वक्र है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़े, बहुभुज पढ़े। बहुभुज में क्या पढ़े, बहुभुज किसको कहते हैं, जो कोई भी वक्र, कोई भी सरल बंद वक्र, सरल बंद वक्र मतलब ये हुआ, ये सरल बंद वक्र जो रेखाखंड से बना होता है। रेखाखंड जैसे नाम ले लेते हैं A B C D, तो रेखाखंड क्या क्या है, AB है, BC है, CD है और AD है, ये रेखाखंड है। तो ये रेखाखंड से बना हुआ जो सरल वक्र, सरल बंद वक्र है, इसको क्या बोलते हैं, बहुभुज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या पढ़े हम लोग, विकर्ण पढ़े। विकर्ण क्या होता है, बोलता है बहुभुज के किन्हीं दो शीर्षों को जोड़ने वाली जो रेखाखंड होती है उसे क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ ABCD एक बहुभुज ले लेते हैं और इसका जो शीर्षखंड है, लेकिन शीर्ष है, लेकिन शीर्ष हमको कौन सा लेना है, जो आसन शीर्ष ना हो। आसन शीर्ष मतलब अगल बगल वो शीर्ष, जैसे A और B क्या है, आसन है, A और B आसन शीर्ष हो गया। उसी तरह B और C क्या हो गया, आसन शीर्ष हो गया, जो अगल बगल होता है, नहीं। उसी तरह C और D क्या है, आसन शीर्ष है, A और D क्या है, आसन शीर्ष है। इसको अगल बगल वाला कहते हैं अपने भाषा में, ठीक है, लेकिन किताबी भाषा में क्या बोलते हैं, इसको आसन शीर्ष कहते हैं। तो आसन शीर्ष को नहीं लेना है, इस आसन शीर्ष को छोड़ के लेना है। तो आसन शीर्ष को यदि छोड़ के लेते हैं तो A और C है, इसको यदि हम मिला देते हैं तो जो ये रेखाखंड बनता है, इस रेखाखंड को क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। उसी तरह B और D ये भी आसन शीर्ष नहीं है, इसको भी मिला देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, विकर्ण प्राप्त होता है ना। तो AC एक विकर्ण हो गया, उसी तरह BD भी एक विकर्ण हो गया, ठीक है। अब विकर्ण पढ़ने के बाद हम लोग फिर क्या पढ़े, अवतल बहुभुज और विषम, अवतल बहुभुज और उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज पढ़े और अवतल बहुभुज पढ़े। उत्तल बहुभुज में क्या होता है, उत्तल बहुभुज वो बहुभुज होता है
जिसका एक भी विकर्ण जो है वो बाहर नहीं होता, बहुभुज के अंदर होता है। जैसे एक चतुर्भुज ले लेते हैं, चतुर्भुज में सारे विकर्ण क्या है, देखते हैं सब अंदर होता है, एक भी बाहर नहीं होता। उसी तरह पंचभुज ले लेते हैं, पंचभुज ले लेते हैं तो इसमें भी क्या होता है कि सारा विकर्ण अंदर ही होता है, कोई बाहर नहीं होता है, इसलिए इसको भी क्या बोलते हैं, उत्तल बहुभुज बोलते हैं। वही अवतल बहुभुज में क्या होता है कि कम से कम एक विकर्ण जो है वो बहुभुज के बाहर होगा। जैसे ए बी सी डी ले लेते हैं, ठीक है। इसमें ये वाला क्या हो गया, बी डी, देखते हैं ये बहुभुज कहाँ तक है, यहीं तक ना है, ये अंदर वाला भाग है। लेकिन बी डी क्या है, बी डी एक क्या है, विकर्ण है जो कि इसके इस वक्र के बाहर है, इसलिए इस बहुभुज को क्या बोलेंगे, अवतल बहुभुज बोलेंगे। अवतल बहुभुज में क्या होता है, कम से कम एक एंगल का मान, एक कोण का मान जो है वो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। लेकिन उत्तल बहुभुज में क्या होता है, सभी कोणों का मान जो है वो 180 डिग्री से कम होता है, ठीक है। अब एक चीज़ हम छोड़ दिए थे, वो है सम और विषम बहुभुज, ठीक है। सम बहुभुज और विषम बहुभुज। सम बहुभुज और विषम बहुभुज, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सम बहुभुज। सम बहुभुज में क्या होता है, बहुभुज मतलब अभी हम लोग पढ़ लिए, और सम का मतलब होता है समान, नहीं समान। तो जिस बहुभुज में इसके जितने भी भुजा हैं वो सारे बराबर होंगे। जैसे एक त्रिभुज लेते हैं तो इसमें इसके कितने भुजा हैं, 1 2 3, और तीनों क्या बराबर होगा। जैसे ये यदि 5 सेंटीमीटर लेते हैं तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सम बहुभुज। उसी तरह यदि कोई चतुर्भुज लेते हैं, चतुर्भुज ले लेते हैं और उसका सारा भुजा बराबर है, नाम लिख देते हैं ए बी सी डी, ए बी सी। इसमें भी अब मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर। कहने का क्या मतलब है कि इसके चारों भुजा जो है बराबर हैं, तब ये भी क्या हो जाएगा, सम बहुभुज हो जाएगा। जैसे वर्ग, नहीं वर्ग। उसी तरह क्या, समचतुर्भुज भी हो जाता है, जैसे इस तरह से होता है, ए बी सी डी, नाम लिख दिए। इसमें भी ये मान लेते हैं कि 9 सेंटीमीटर है, ये भी 9 सेंटीमीटर है, ये भी 9 सेंटीमीटर है और ये भी 9 सेंटीमीटर है। चारों भुजा क्या है, बराबर है। जब चारों भुजा बराबर है तो ये क्या हो गया, ये भी सम बहुभुज हो गया, नहीं। और इसको बोलते हैं, जो चतुर्भुज का ये प्रकार होता है ये समचतुर्भुज है। और ये क्या हो जाता है, समचतुर्भुज में क्या होता है, ये कॉर्नर जो है, ये कॉर्नर का जो एंगल है ये क्या होता है, 90 डिग्री नहीं होता है, लेकिन वर्ग में क्या होता है, 90 डिग्री होता है और चारों भुजा इसके बराबर भी होते हैं, ठीक है। अब आते हैं विषम बहुभुज में। विषम बहुभुज क्या होता है, इसमें कम से कम एक भुजा जो है बराबर नहीं होगा। जैसे ये त्रिभुज ले लेते हैं, इसका कोई भी भुजा बराबर नहीं। जैसे ये मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर है, ये हो गया 3 सेंटीमीटर और ये हो गया 4 सेंटीमीटर। इसमें क्या देखते हैं, सब अलग अलग है, ये क्या हो गया, विषम बहुभुज, नहीं। उसी तरह चतुर्भुज में ले लेते हैं, नहीं, ये 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर ले लेते हैं और ये 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ये भी क्या हो गया, विषम बहुभुज। क्यों, क्योंकि इसका जो चारों भुजा है ये क्या देखते हैं, बराबर नहीं है। नाम लिख देते हैं ए बी सी डी। तो ए बी देखते हैं 6 सेंटीमीटर है, बी सी देखते हैं 4 है जो कम है, फिर सी डी देखते हैं 9 है, ये भी ज़्यादा है,
और AD देखते हैं, ये भी 3 है जो अलग है, सब अलग है, इसीलिए क्या हो गया विषम बहुभुज। ठीक है, तो सम बहुभुज और विषम बहुभुज भी पढ़ा दिया आप लोगों को, ये भी क्लियर हो गया होगा। और कहीं भी यदि कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो है ये आपका 3 उदाहरण दिया है, ये भी कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग क्या करेंगे कि प्रश्नावली 11.1 का हम लोग बनाएंगे। ठीक है, 11.1 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यदि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है दबा लें। इससे होगा कि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आएगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।